हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अवधेश आपका Y1 स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा लोग का जो सेशन चल रहा है वो मॉक टेस्ट का सेशन चल रहा है। मतलब इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्लस संभावित क्वेश्चन, ठीक, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल क्या होंगे, साबित होंगे। और ये क्या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है उन्हीं क्वेश्चनों को मैं लेके आया हूँ और इस पर मैं आपको क्या करता हूँ, डिस्कशन भी करता हूँ, ठीक। तो आज हमारा 2 सेशन हो चुका है, मतलब 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरा क्लास है, ठीक। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना तीसरा क्लास। अगर आप हमारा पिछला वीडियो न देखे हो तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से अपना क्लास लेकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप क्या करिए, आप हो सके तो वीडियो को शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़कर अपना मॉक टेस्ट दे सके, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का क्वेश्चन, देखिए पहला क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से कौन सी तापमान का यसाई मात्रक है। ये बताइए कौन सी यसाई मात्रक है। आपका ऑप्शन देखिए, यसाई मात्रक क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको ये ही बता देता हूँ। देखिए जब भी आपसे कभी भी यसाई मात्रक पूछे तो ये याद रखिएगा आप क्या कि यसाई मात्रक जो होते हैं वो हमेशा अधिकतर वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं, ठीक। क्या वैज्ञानिकों के नाम पे रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो पूछा है वह पूछा है कि तापमान का जो आपका यसाई मात्रक होता है वह कौन सा है। और आपके ऑप्शन में देखिए 4 दिख रहा है। पहला देखिए कर रहा है डिग्री, और उसके बाद क्या कर रहा है सेल्सियस, और तीसरा कर रहा है फ़ारेनहाइट, और चौथा क्या कर रहा है केल्विन। देखिए जो केल्विन होता है वह क्या होता है, आपका जो तापमान होता है उसका यसाई मात्रक होता है, ठीक। और सेल्सियस भी होता है आपका तापमान का क्या मात्रक। लेकिन यहाँ पर यसाई मात्रक पूछा है तो आपका जो ऑप्शन दे रखा है वह कौन सा होगा। देखिए ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर चौथा नंबर क्या कह रहा है कि केल्विन होगा, ठीक। तो आपका जो राइट आंसर होगा केल्विन हो जाएगा। आइए अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रदीप्त की माप में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। प्रदीप्त की माप में निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। देखिए पहला देखिए क्या कह रहा है मिली वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, और दूसरा कह रहा है अमीटर, और तीसरा क्या कह रहा है लक्स मीटर, और चौथा कह रहा है पीएच मीटर। देखिए यहाँ पर अमीटर क्या है। अमीटर को आपको पता है अमीटर क्या होता है। अमीटर जो होता है आपका धारा मापने का यंत्र होता है, ठीक। और यहाँ पर देखिए लक्स मीटर, लक्स मीटर जो होता है वो क्या करता है, या प्रदीप्ति क्या मापने का काम करता है, ठीक। और अगला देखिए क्या कर रहा है, अगला पीएच मीटर। पीएच मीटर नहीं होता, पीएच स्केल होता है। पीएच स्केल पे हम क्या करते हैं, अम्ल और क्षार या उदासीनी का परीक्षण करते हैं। मतलब मान लीजिए कि कोई एसिड है या अम्ल है, अगर हमें इसे पता करना हो कि यह कितना अम्ली है तो हम क्या करते हैं, पीएच मीटर या पीएच स्केल की सहायता से क्या करते हैं, हम उसका निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका क्वेश्चन दिया है इसका जो आपका राइट आंसर हो सकता है वह कौन सा होगा। प्रदीप्ति के लिए हमेशा हम क्या करते हैं, लक्स मीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह कौन सा हो सकता है, लक्स मीटर। लक्स मीटर जो आपका तीसरा नंबर है। अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। और ये क्वेश्चन काफ़ी कंफ्यूजन होगा। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा है। पहला क्या कर रहा है, भूपट्टी पर पाया जाने वाला सर्वाधिक तत्व है। यहाँ पर तत्व की बात किया है। आप याद रखिएगा कभी कभी तत्व की बात तो किया है, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, ऑप्शन में ऐसा मौजूद रहता है कि कंफ्यूजन कर देता है कि गैस का पूछा है कि ये तत्व का, यही कंफ्यूजन होता है, ठीक। और बाकी तो सब सही रहता है। देखिए तो यहाँ पर पहला देखिए क्या कर रहा है नाइट्रोजन, और दूसरा कर रहा है ऑक्सीजन, और तीसरा फ्लोरीन, चौथा एल्युमिनियम। देखिए जो आपके तत्व पाए जाते हैं पृथ्वी यानी भूपट्टी पर, सबसे ज़्यादा अगर तत्व की बात की जाए तो हमारे भूपट्टी पर ऑक्सीजन क्या सबसे अधिक पाया जाता है। उसके बाद आपका आता है सिलिकॉन भी आता है। अब उसके बाद आ जाता है आपका एल्युमिनियम, ठीक। उसके बाद तांबा आता है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है सर्वाधिक, यही कहा ना, सर्वाधिक तत्व जो है आपका ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक। अगर ऑक्सीजन के बाद अगर मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन ना होता ऑप्शन में तो देखिए आपके एल्युमिनियम भी दिया है तो एल्युमिनियम हो जाता, ठीक। तो यहाँ पर देखिए जो आपका राइट आंसर होगा वह कौन हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा है। अब यहाँ पर देखिए बी नंबर क्या हो जाएगा,
बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का। आइए हम अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बने होते हैं। जो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बने होते हैं वह किन धातुओं के मिश्रण से बनाए जाते हैं। ठीक, 1 रुपए और 2 रुपए के सिक्के जो होते हैं वो भी अलग धातु के बनाए जाते हैं, और 5 और 10 रुपए के जो सिक्के बनते हैं वो भी क्या अलग धातु के मिश्रण से बनाए जाते हैं। वो धातु के मिश्रण कौन से हैं उनको बताना है। यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। पहला कर रहा है एल्युमिनियम, और दूसरा क्या कर रहा है तांबा और निकिल, और तीसरा कर रहा है केवल तांबा, और चौथा कर रहा है इनमें से कोई नहीं। देखिए जो 5 रुपए और 10 रुपए का सिक्का जो आपका बनता है वह क्या बनता है, तांबा और निकिल का मिश्रण होता है। ये कहिए कि मिश्र धातु होते हैं जो 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर कौन हो सकता है, तांबा और निकिल है। तांबा और निकिल देखिए आपका ऑप्शन नंबर 2 दे रहा है। ठीक, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर तांबा और निकिल। आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। क्या स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किस पर। देखिए ऑप्शन पहला देखिए कह रहा है एक बंद घड़ी का चलना, एक पेंडुलम का झूलना, और दूसरा कह रहा है एक बाल्टी में रखा हुआ पानी, और चौथा कह रहा है इनमें से सभी। देखिए यहाँ पर एक बंद घड़ी का चलना, ये बताइए अगर कोई घड़ी बंद हो वो चलेगा। यहां पर देखिए थोड़ा सा वो क्या किया है, ऑप्शन ऐसा दिया है कि आपको कंफ्यूजन हो। ठीक, सीधा ऑप्शन में बोल रहा है एक बंद घड़ी का चलना, अगर कोई घड़ी बंद है तो क्या वो चल सकती है। कहने का मतलब ये बेवकूफ बनाया है ऑप्शन। और दूसरा कह रहा है एक पेंडुलम का झूलना। अब पेंडुलम क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए कह रहा है एक बाल्टी में रखा हुआ पानी, अगर मान लीजिए कहीं पर भी चाहे तालाब में हो या समुद्र में हो या बाल्टी में हो, अगर मान लीजिए पानी कहीं पर रखा है और स्थिर अवस्था में है तो उसमें स्थिति ऊर्जा होगा। ठीक, न कि गतिज ऊर्जा। यहां पर स्थिति ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कौन कर रहा है ये पूछ रहा है। जैसे मान लीजिए कि हमें आपको पता है जो हमारा पेंडुलम होता है। ठीक, क्या पेंडुलम, अगर मान लीजिए कि जब यह पेंडुलम है, अगर हम जब भी पेंडुलम को छोड़ते हैं, क्या छोड़ते समय हम क्या करते हैं, स्थिति ऊर्जा में रहता है हमारा पेंडुलम। जैसे ही हम छोड़ देते हैं वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, गति अवस्था में हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बन रहा है वह कौन सा हो सकता है। देखिए दूसरा नंबर दिया है, क्या दिया है, एक पेंडुलम का झूलना। एक पेंडुलम का झूलना दूसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये समझ में आ गया ना। जो पेंडुलम होता है आपका, हम तो छोड़ते हैं स्थितिज ऊर्जा में, लेकिन वो क्या गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, आइए हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अम्ल क्या करता है। अम्ल क्या करता है, अम्ल का नेचर कैसे हम पता पाएंगे कि अम्ल ये चीज कर सकता है। आपका ऑप्शन देखिए, पहला क्या कर रहा है, नीले को लाल में बदलता है, और दूसरा क्या कर रहा है, लाल को नीले में बदलता है, और तीसरा कर रहा है दोनों सही है, और चौथा कर रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका अम्ल होता है वो क्या करता है, अम्ल जो है नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है। ठीक, और अगर यही चीज कहा होता, क्या यही चीज अगर इसी का उल्टा होता तो क्षार हो जाता। ठीक, क्षार के बारे में पूछ लेता। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जो आपका अम्ल होता है वो क्या करता है, अम्ल जो होता है, अम्ल क्या करता है, नीले को लाल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें, नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक, तो यहां पर आपके ऑप्शन में देखिए क्या कर रहा है, नीले को लाल में बदलता है, तो आपका ऑप्शन पहला ही दे रखा है, यही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगर आप क्लास में अभी जुड़े तो क्या करिए, क्लास को लाइक कर लें, शेयर कर दें। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर कहीं भेजना चाहते हैं तो आप भेजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़कर अपना टेस्ट दे सके। ठीक, आइए शुरू करते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समतल दर्पण के लिए छवि होती है। जो आपका समतल दर्पण होता है, ठीक, समतल दर्पण की बात किया है। अगर मान लीजिए कि समतल दर्पण है और समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति खड़ा है तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह किस प्रकार का बनता है ये पूछा है। पहला कह रहा है वास्तविक उल्टा, और दूसरा क्या कह रहा है, आभासी पार्श्व उल्टी, और तीसरा कह रहा है वास्तविक सीधा, और चौथा कह रहा है आभासी उल्टा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका
प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। देखिए जो भी प्रतिबिंब आपका बनता है वो क्या बनता है, आभासी बनता है। क्या हमें आपको पता है हमारा प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे ही बनता है, ठीक, दर्पण के पीछे तो बनता है और कैसा बनता है, आभासी, मतलब हमको आभास दिखता है, वास्तविक में प्रतिबिंब होता नहीं है, इस तरफ आभास होता है। तो इसका मतलब है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमारा बनता है, ठीक, क्या समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब हमारा बनता है वह आभासी बनता है, ठीक, आभासी बनता है। और हमारा पार्श्व परिवर्तन जो है होता है, पार्श्व परिवर्तन मतलब यह होता है कि अगर हमारा दायां क्या हो जाता है, बायां हो जाता है और बायां दायां हो जाता है, इसी को क्या कहते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन देखिए जो दिया है क्या, आभासी और पार्श्व उल्टा, तो आपका राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा, ठीक, क्या बी हो जाएगा। ये समझ में आया ना। और ये भी पूछ लेता कि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपका वो कैसा बनता है। देखिए समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आपके वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनता है, ठीक, ये नहीं है कि समतल दर्पण में आप मान लीजिए कि 5 फीट के हैं तो आपका प्रतिबिंब जो है 10 फीट का बन जाएगा। कहने का मतलब यही है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आपके बनेंगे वो क्या होंगे, आपके बराबर ही बनेंगे, ठीक, जितना लंबाई आपका होगा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक कीट नहीं है। कह रहा निम्नलिखित में कौन एक कीट नहीं है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, कौन कीट नहीं है, कीट इन चारों ऑप्शनों में कौन सा कीट प्रजाति का नहीं है यह पूछ रखा है। देखिए पहला कह रहा है खटमल, और दूसरा कह रहा है घरेलू मक्खी, और तीसरा कह रहा है मच्छर, और चौथा कह रहा है मकड़ी। तो देखिए आपका जो खटमल और घरों वाली मक्खी जो होती है और क्या कह रखा है, मच्छर, ये तीनों जो होते हैं यह कीट के क्या प्रजाति में आते हैं, कीट के प्रजाति में इन्हें रखा गया। लेकिन कीट के प्रजाति में जो आपके मकड़ी होते हैं जो घरों में आपके जाला लगाते हैं वो क्या होते हैं, वो कीट के प्रजाति में नहीं आते। तो आपका जो राइट आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक, मकड़ी जो है कीट के प्रजाति में नहीं आता। आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य निर्भर करता है। आपको पता है जो वर्क हम करते हैं वह किस पर डिपेंड करता है। आपका ऑप्शन देखिए, पहला क्या कर रहा है, प्रयुक्त बल, और दूसरा क्या कर रहा है, विस्थापन, और तीसरा कर रहा है बल और विस्थापन के बीच कोण, और चौथा कर रहा है इनमें से सभी। अगर देखा जाए हमें आपको पता है कार्य बराबर क्या होता है, एफ एस कास थीटा होता है, ठीक, क्या कास थीटा होता है। अगर हम देखें ये क्या होता है आपका, एफ बल होता है और यस क्या होता है, विस्थापन होता है या दूरी होता है, और कास थीटा। यानी अगर देखा जाए तो हमारा जो कार्य होता है वह बल पर भी डिपेंड करता है और विस्थापन पर भी और कोण पर। अगर एक सही तरीका देखा जाए, मान लीजिए कि अगर हम कहीं पर बल ही लगा रहे हैं और कार्य न हो रहा हो, मतलब मान लीजिए कि हमने क्या हो सकता है, एकदम सही ऑप्शन इसमें चूज करना है। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा और आप इसमें ऑप्शन मान सकते हैं कि इनमें से सभी तो डिपेंड करते हैं, लेकिन किस पर नहीं डिपेंड करेगा। मान लीजिए कि आप बल लगा रहे हैं, ठीक, क्या मान लीजिए कि आप 5 न्यूटन का बल लगाए लेकिन आपका विस्थापन जो हुआ 0 हुआ, ठीक, क्या विस्थापन 0 हुआ, तो बताइए आपने कोई कार्य किया, नहीं किया। तो कहाँ बल पर डिपेंड कर रहा है आपका कार्य किस पर डिपेंड करेगा। ये देखिए जो आपका कार्य डिपेंड करेगा वो मैं आपको बता दे रहा हूं किस पर डिपेंड करेगा। जो कार्य आपका डिपेंड करेगा वो किस पर डिपेंड करेगा, विस्थापन और कोण। अगर देखा जाए मान लीजिए कि हमने क्या 10 न्यूटन का बल लगाया, ठीक, और मान लीजिए कि 3 या 4 मीटर का क्या विस्थापन हुआ, और वह जो विस्थापन हुआ किसी एंगल पर हो गया, तब क्या जब किसी एंगल पे हो जाता है तो क्या कार्य कुछ न कुछ जरूर होगा। जैसे मान लीजिए कि आप, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया और बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है कुली वाला, कि मान लीजिए कि यह कुली अपने सिर पर क्या गट्ठर लिए हुआ है और एक स्थान से दूसरे, यही है, अगर मान लीजिए कि सिर पर रखे हैं, ठीक, और कुछ दूरी पर चले आप, और आपका जो पैसेंजर है वह बोला कि आपने कोई काम नहीं किया, फिजिक्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपने 90 अंश के एंगल पे आए हो और विस्थापन आपका कुछ भी हुआ हो, लेकिन आपने कार्य तो हमारा 0 किया है, ठीक,
कहने का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि 5 न्यूटन का आपने बल लगाया और विस्थापन भी 3 मीटर का हुआ या कुछ भी हुआ और आपका काश थीटा का वैल्यू जो है कितना 90 अंश है, ठीक, क्या 90 अंश है, तो हमको क्या पता है काश 90 अंश का मान जो होता है वह शून्य होता है। ठीक, जब शून्य हो जाएगा यहाँ पर तो देखिए अगर एक वैल्यू आपका शून्य हो गया तो समस्त वैल्यू शून्य के हिस्से में आ जाएंगे। कहने का मतलब वह शून्य सबको शून्य कर देगा तो आपका जो कार्य होगा वह शून्य हो जाएगा। तो हमारे कहने का तात्पर्य यह था कि जो आपका कार्य डिपेंड करता है वह किस पर करता है, बल, और बल पर भी डिपेंड करता है। ये कहिए केवल बल पर या केवल विस्थापन पर, यह भी नहीं हो सकता। कहने का मतलब विस्थापन और क्या कोण पर डिपेंड करता है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह सी हो जाएगा। ठीक, सी नंबर राइट आंसर होगा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए कह रहा है आरएच कारक का नाम संबंधित है। आरएच कारक मतलब आरएच फैक्टर होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है। मानव के ब्लड में जो आप हमारा और आपका ब्लड है आरएच फैक्टर होता है। आरएच फैक्टर के कारण ही क्या हमें पता चलता है कि क्या हमारा ब्लड जो है क्या धनात्मक वाला है कि या ऋणात्मक वाला। कहने का मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक, तो इसमें देखिए आरएच कारक का नाम संबंधित है, यानी किससे संबंधित है, बंदर से। बंदर में भी तो ब्लड पाए जाते हैं। और दूसरा कह रहा है चूहा से, तीसरा कह रहा है मानव से, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपका आरएच फैक्टर डिपेंड करता है ये सही राइट देखा जाए तो इसमें से मानव हमारा जो होगा वह सही होगा। ठीक, मानव से रिलेट करता है आपका आरएच फैक्टर। इसका राइट आंसर सी दे रखा है, यहाँ पर सी होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे के एग्जाम में। अगर देखा जाए अगर जब भी आपका रेलवे एग्जाम लेता है तो ये क्वेश्चन जरूर पूछता है। ठीक, कहने का मतलब कभी युग्म पूछ लेता है, कभी संख्या पूछ लेता है। कभी युग्म मतलब जोड़ी होता है, कितने जोड़ी पाए जाते हैं। युग्म मतलब क्या होगा, जोड़ी होगा। ठीक, युग्म, युग्म मतलब आपका क्या होता है, जोड़ी, कितने जोड़ी क्या पाए जाते हैं ये होता है। तो यहाँ पर युग्म पूछा है कि मतलब कितने युग्म पाए जाते हैं। तो आपको पता ही है जो हमारे गुणसूत्र होते हैं मानव के वह कितने होते हैं, 23 जोड़े होते हैं। अगर 23 जोड़े होते हैं, अगर 23 जोड़े हैं तो इसका मतलब इसका डबल क्या होगा, गुणसूत्रों की संख्या होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 46 गुणसूत्र होते हैं क्या मानव प्रजाति में। जब 46 गुणसूत्र होते हैं केवल, देखिए अगर देखा जाए, अगर मैं कहूँ यहाँ पर पुरुष ठीक और महिला, इनका जो गुणसूत्र होता है अगर देखा जाए तो 22 गुणसूत्र दोनों के सेम होते हैं। केवल एक गुणसूत्र क्या होता है, बदला रहता है, जिसके कारण क्या हम क्या करते हैं, कहने का मतलब वही एक गुणसूत्र निर्धारण करता है कि जो आपका मान लीजिए कि पुरुष में क्या वाई पाया जाता है और महिला में यक्स पाया जाता है। ठीक, कहने का मतलब यह है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें केवल यक्स गुणसूत्र होता है और पुरुष में क्या वाई गुणसूत्र एक अलग होता है। यही दो क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं और यही दो क्या करते हैं, डिफरेंट, मतलब ये कहिए कि पुरुष के ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब जो आपका मान लीजिए कि बच्चा पैदा होगा वह लड़का होगा कि लड़की, महिला पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक, तो हमारे कहने का मतलब यही एक गुणसूत्र जो आपका चेंज होता है यही क्या कर देता है, निर्धारण कर देता है कि लड़का होगा कि लड़की, जो आपके मान लीजिए कि आने वाला पीढ़ी होगा। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो सकता है। यहाँ पर देखिए 23 जहाँ दिया है, 23 नंबर, ये 23, ठीक यही तो होगा कि मतलब क्या 23 नंबर होगा ना, 23 नंबर होगा तो ये होगा आपका। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन पर देख लें। 23 जोड़े होते हैं सीधा सीधा। आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि जो होती है वह कहाँ पाई जाती है। तो देखिए पहला क्या कह रहा है, यकृत में, क्या लीवर में थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और दूसरा कह रहा है गला में,
तीसरा कह रहा है आँख में, चौथा कह रहा है हाथ में। ये जो थायराइड ग्रंथि है यही तो आपका थायराइड ग्रंथि होता है, मतलब गले में पाया जाता है आपका थायराइड ग्रंथि। ठीक, तो आपका देखिए ऑप्शन जो दिया है वह बी नंबर दे रखा है कि गले में। अब हम लोग आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है। कह रहा है मुक्त रूप से किसी वस्तु को गिराने के दौरान क्या होता है। अगर मान लीजिए कि कोई भी वस्तु गिराते हैं, ठीक, गिराने पर क्या होगा। गिराने पर कहने का मतलब यह है कि उसमें क्या होगा, मुक्त रूप से किसी वस्तु को गिराने के दौरान स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगा कि गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। ये आप खुद प्रैक्टिकल कर लीजिए और समझिए कि क्या होगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रहा है कि स्थितिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा देखिए, पहला कह रहा है स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि, और दूसरा कह रहा है क्या, गतिज ऊर्जा में वृद्धि, और तीसरा कह रहा है गतिज ऊर्जा में कमी, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब भी हम और आप किसी वस्तु को गिराते हैं ऊंचाई से तो क्या होता है, गिराते समय क्या, जब हम उस वस्तु को छोड़ते हैं तो उस वस्तु में क्या आ जाता है, गतिज ऊर्जा आ जाती है। वह गतिज ऊर्जा क्या, बढ़ती हुई प्रतीत होगी। एक अवस्था ऐसा आएगा जब वह जमीन से टकराएगी तो वह वस्तु क्या, स्थिर अवस्था में हो जाएगी। जब स्थिर अवस्था में हो जाएगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, स्थिर ऊर्जा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा है गतिज ऊर्जा में क्या होगा, यहाँ पर गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगा। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वह क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ना क्या कहलाता है। अगर हम पूछे, ये क्वेश्चन आपका दिया हड्डियों से हड्डियों को जोड़ना क्या कहलाता है, तो देखिए पहला कह रहा है टेंडन, और दूसरा कह रहा है लिगामेंट, और तीसरा कह रहा है जोड़, और चौथा कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो आपके हड्डी से कहने का मतलब बोन्स का, अगर बोन्स से, हड्डी को इंग्लिश में बोन्स कहते हैं, अगर बोन्स का बोन्स से जुड़े तो उसे लिगामेंट कहते हैं। क्या, लिगामेंट। ठीक, लिगामेंट कहते हैं। अगर मान लीजिए बोन्स का क्या हम मसल से जोड़ दें, मतलब मांसपेशियों से जोड़ दें, तो उसे हम क्या करते हैं, कहते हैं टेंडन, टेंडन बोलते हैं। ठीक, क्या ये चीज़ आप याद रखिए, अगर हम बोन्स का बोन्स मतलब हड्डियों को हड्डियों से जोड़ते हैं तो उसे लिगामेंट कहते हैं। और क्या, अगर बोन्स को हम मसल से जोड़ते हैं, मतलब बोन्स मतलब हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने पर जो जोड़ प्राप्त होता है वह क्या होता है, टेंडन। ठीक, तो आपका देखिए जो ऑप्शन दिया है वह कौन सा हो सकता है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका लिगामेंट जो दिया है वह बी नंबर दे रखा है, तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक, आइए अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन अब क्या है। अगला क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है सबसे हल्की गैस होती है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, आपको ये तो अच्छे से पता है। हाँ, सबसे हल्की गैस आपका जो है आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है आपका वही तो है हाइड्रोजन। ठीक, क्या हाइड्रोजन जो है यही क्या है, सबसे हल्का है, सबसे हल्का है। जब यह सबसे हल्का है, अगर मैं पूछूं इससे भी हल्का कौन है, कहने का मतलब ये सबसे हल्का है। अगर कहीं इससे भारी कौन सी गैस है तो आपका हीलियम हो जाएगा। ठीक, कौन, हीलियम। कहने का मतलब हाइड्रोजन जो होगा सबसे हल्का होगा, उसके बाद हीलियम, उसके बाद अन्य तत्व आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो आपका आंसर होगा वह कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर देखिए जहाँ पर आपको हाइड्रोजन दिख रहा हो वही आपका आंसर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो आपका दिया है वह हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक, हाइड्रोजन क्या आपका राइट आंसर होगा। सबसे हल्की क्या होती है, गैस होती है, और जितने भी अब गैस हैं वो सब क्या हाइड्रोजन से भारी होते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा सेशन। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे क्लास का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और अपना क्वेश्चन देखकर आप हल करते रहें। अगर मान लीजिए कहीं पर भी इन क्वेश्चनों में आपको कहीं पर भी डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, ताकि मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में ले आकर क्या आपका जो भी डाउट हो उसे क्लियर करके अगला टेस्ट कराता रहूँ। ठीक, धन्यवाद।